नमस्कार साथियों, सभी का बीएसआर स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का, तमाम मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम सेकंड ग्रेड एसएसटी इकोनॉमी की बात कर रहे थे और इसके अंदर जो न्यू टॉपिक्स ऐड हुए हैं, जिस प्रकार भारत के अंदर आर्थिक सुधार, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो एक वीडियो अपना बना था, अपन बात करें तो इसके उदाहरणों के विशेष में संदर्भ में अपन बात की। भारत में आर्थिक सुधार की अपन बात करें तो आज वैश्वीकरण की बात करेंगे। पहले दो वीडियो, एक उदारीकरण का, एक प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण का। उदार क्या होता है कि बाहर की कंपनियों को इनवाइट कर लिया कि आप आइए, व्यापार वगैरह कीजिए, लेकिन एक नियम कायदे के अनुरूप व्यापार करें। प्राइवेटाइजेशन के अंदर क्या होता है, लगभग जो सरकारी काम हुआ करते थे, जो सरकारी फील्ड्स होती थी, सरकारी उद्योग थे, उनको एक छोटे रूप से प्राइवेट के सिस्टम के आधार पर मान्यता प्रदान कर दी ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े और आर्थिक सुधार काफी बड़े स्तर पर रहे। तो इसी के साथ में आज का जो सिस्टम है अपना, कौन सा है, वैश्वीकरण का है, यानी ग्लोबलाइजेशन का है। वैश्वीकरण का जो पटल है आज विश्व में काफी हद तक एक अच्छा साबित हो रहा है और वैश्वीकरण का जो पूरा ग्लोबल सिस्टम बन रखा है, वही देश की आर्थिक स्थिति को काफ़ी मजबूत करते हैं। चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो अपन बात करें इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो और भी कोई रशिया कंट्री का देश हो या फिर चाइना हो, जो भी है। तो इसके बारे में अपन चलिए चर्चा करते हैं, क्या है भारत में आर्थिक सुधारों की कहानी। देखिएगा, वैश्वीकरण की अपन बात करें, ग्लोबलाइजेशन यानी सभी देश मिलकर एक साथ क्या करें, व्यापार करें, उसी को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अब देखिएगा कि देश की अर्थव्यवस्था यानी सभी देश, यानी बात करें लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ना ही क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण कहता है। यानी आपका वैश्वीकरण का प्रोसेस माध्यम क्या है कि सभी को एक साथ जोड़कर क्या करना है, व्यापार वाणिज्य करना है। इसी चीज को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। कब लाया गया था, 1990 के दशक में। पीवी नरसिम्हा राव जो उस समय प्रधानमंत्री थे। क्यों लाया गया था, भारत के आर्थिक सुधारों के स्वरूप से लाया गया था। क्या जरूरत थी, तो 1950 से लेकर जो 1990 का जो दौर था, काफी आर्थिक स्थिति से डगमगा गया था अपना इंडिया, तो इस कारण इसको लाया गया। देखिएगा, वैश्वीकरण शब्द किसके द्वारा दिया गया, तो थियोडोर लेविट के द्वारा वैश्वीकरण शब्द वो दिया गया था। सबसे पहले थियोडोर लेविट का एक ग्रंथ मान सकते हैं, बाजार का वैश्वीकरण, यानी बोले तो पूरा का पूरा मार्केट ही क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। पूरा का पूरा मार्केट ही क्या है, आपका वैश्वीकरण है जी। बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई, अच्छी बात। आगे चलते हैं। देखिएगा, जनक पीटर सदरलैंड। वैश्वीकरण का जनक कौन सा है, पीटर सदरलैंड। अवधारणा किसने दी थी, रॉबर्टसन ने। विश्व ग्राम की अवधारणा किसने दी, मार्शल मैकुलाल कनाडा ने दी थी। दोस्तों, अपने एक छोटे रूप से समझते हैं वैश्वीकरण क्या है। देखिएगा, वैश्वीकरण अपन बात करें, जिस प्रकार अपन बात करें जो अमेजन कंपनी है, ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आपकी गूगल की, इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे टाटा की, इसके अलावा बात करूं मैं आपको यहाँ पे कोका कोला की। तो वैश्वीकरण क्या है, ये चीज आप समझिएगा। अमेजन किस देश की कंपनी है, या फिर किसने इसको लॉन्च किया, तो यूएसए, अमेरिका ने, और इसका प्रयोग हम सब कर रहे हैं। गूगल अमेरिका की, सभी यूज कर रहे हैं। टाटा कंपनी किसकी है, इंडिया की, और टाटा के जो ट्रक वगैरह है, वाहन वगैरह, काफी बता दूं आपकी 40 देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं टाटा। तो यानी है इंडिया की कंपनी, लेकिन बाहर के देशों में भी टाटा के जो ट्रक्स बन रहे हैं, जो वाहन बन रहे हैं, काफी मजबूती और सादगी के साथ दर्शाया गया है। जिस प्रकार एक मैं बात करूं, एक बाइक की कंपनी है रॉयल इनफील्ड, ये भारत की है, लेकिन बाहर के बता तो आपको 50% देशों के अंदर इस चीज के रॉयल इनफील्ड नाम के बाइक सब वो लगातार प्रगति पथ पर चल रही है। यानी कहने का मतलब यही है कि चाहे कोई भी देश की कंपनी हो, चाहे किसी ने भी लॉन्च किए, उस चीज का जो फायदा है, उस चीज का जो इनपुट है, उस चीज का जो इनपुट है सभी को मिले, यही अपन का जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है, आपका वैश्वीकरण है। यानी पूरे विश्व के जो देश है उसको एक साथ एक कड़ी के अंदर जोड़ना, एक कड़ी में समाहित करना, वो मिलजुल कर व्यापार करे, इसी चीज को क्या किया जाता है, इसी चीज को कहा जाता है आपका वैश्वीकरण। देखिएगा, वैश्वीकरण भारत में जनक की बात करूं, मेघनाथ देसाई है।
वैश्वीकरण के प्रयास की अपन बात कर रहे हैं। तो वैश्वीकरण के प्रयास के अंदर देखो, इसके अंदर वैश्वीकरण के प्रयास में क्या क्या किया गया। तो सीमा शुल्कों की कमी की गई, यानी जो टैक्स लगता था सीमा के ऊपर, जो आयात निर्यात होता था, उसको 200% से 18% किया गया। जो सामान आता था उसको, जो उस ऊपर शुल्क लगती थी, सीमा शुल्क, जैसे या तो अपन बात करें पृथ्वी की मान लो, या फिर समुद्र की मान लो, जो भी सीमा शुल्क है वो, ठीक है। और एक पॉलिसी हुआ करती थी वैश्वीकरण के अंदर, फेरा। फेरा के स्थान पर फेमा लाया गया 1999 में। फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, ठीक है। एक्सचेंज के स्थान पर इसको क्या लाया गया था, इसके स्थान पर फेमा। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है, ये एक प्रकार की पॉलिसी यहाँ पर नई लाई गई थी। भारत में 3 बार मुद्रा अवमूल्यन हो चुका है। मुद्रा अवमूल्यन तो कि एक देश होता है वो दूसरे देश की तुलना की बजाय अपने देश की मुद्रा में गिरावट कर देता है, जैसे अभी डॉलर में चल रहा है। अगर डॉलर में अगर देखो गिरावट है, जो डॉलर की बढ़ोतरी हो रही है, रुपीज की क्या हो रही है, गिरावट हो रही है। अभी अब बात करें तो 90 के पार डॉलर पहुंच चुका, अभी शायद वापिस थोड़ा नीचे आया था, 90.60 तक पहुंच चुका है, और अभी 89.58 के समथिंग चल रहा है। काफी ये चलता रहता है एक दिन के अंदर। एक दिन क्यों, मैं बता दूं आपको, एक एक मिनट के अंदर चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इस कारण गिरा दिया जाता है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर रुपीज की वैल्यू गिरा दी हमने, हमारी रुपीज की वैल्यू हो गई 90, पहले हमारी थी 82। तो हम क्या करें इस वक्त, आयात कर रहे हैं या फिर निर्यात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए अपन हम भेज रहे हैं, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जो अभी अपन वस्तु दूसरे देश में क्या करें, भेज रहे हैं। तो भेजने से हमें क्या मिलेगा, डॉलर मिलेगा। अब डॉलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, एक तो देखो 90 रुपये मिल रहे हैं, क्योंकि हमने हमारी गिरा दी। एक हमें मिल रहे हैं 82 रुपये। तो हमने गिराया क्यों है, कि अपने को एक अच्छी स्थिति में लाने के लिए, ठीक है। यानी लेकिन फिर से देश की अर्थव्यवस्था खंडित नहीं हो जाए, इस कारण ये घटता रहता है। इस कारण ये, जब हम ज्यादा कुछ चीज बेचते हैं तो हम क्या उस चीज की वैल्यू गिरा देते हैं, पैसों की वैल्यू गिरा देते हैं। रुपयों की परिवर्तन की अपन बात करें, ठीक है, रुपए की परिवर्तन 1954 के अंदर रंगराजन समिति ने रुपए की परिवर्तनशीलता है उन्होंने की थी। 2006 की मैं बात करूं तो तारापोरे समिति के द्वारा भी रुपए की परिवर्तनशीलता लाई गई थी। विदेशी निवेश आमंत्रित, यानी विदेश के जो लोग हैं उनको अपन देश के लिए निवेश करने के लिए आमंत्रित करते हैं 1991 में। भारत में 2 कारण है। कारण क्या है इसमें, यहाँ तो सस्ता श्रम है, जनसंख्या है। यहाँ कंपनियां क्यों आती है, एक तो सस्ते लोग मिल जाते हैं काम करने के लिए, और पैसा भी कम है, सस्ता श्रम है, और जनसंख्या ज्यादा है। विदेशी निवेश प्रकार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई, और विदेशी पोर्टफोलियो एफबीआई, यानी जो विदेशी लोग हैं यहाँ पर अगर 10% से 10% तक अगर यहाँ पर निवेश करते हैं तो वो तो आता है एफडीआई, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और विदेशी पोर्टफोलियो में जो 10% से ज़्यादा करते हैं यहाँ भारत के अंदर निवेश, तो उसको क्या कहते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब देखिएगा, भारत में आर्थिक सुधारों की चुनौतियों के ऊपर बात करें तो सरकारी नियंत्रण में कमी, यानी सरकार के ऊपर जो नियंत्रण था, प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम आने से ये कम हो गया। उपभोक्तावादी यानी व्यापार संतुलन भी यहाँ पर बढ़ावा मिला, यानी उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला, एक साथ सब कुछ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां को आधिपत्य, यानी विभिन्न प्रकार की देशों की कंपनियां आएगी अगर वैश्वीकरण होगा तो। क्षेत्र यानी छोटे स्तर पर असमानता नहीं होगी, ठीक है जी, क्षेत्रीय स्तर पर असमानता। कृषि क्षेत्र की अवहेलना की जाएगी, आय के स्तर में असमानता होगी, ये इनके सुधारों की चुनौतियां, यानी इस काम पर अच्छा हो जाएगा, ठीक है। विदेशी कंपनियों का आधिपत्य ज्यादा हो जाएगा, लघु एवं कुटीर उद्योग का पतन हो जाएगा, छोटे छोटे उद्योग है वो खत्म हो जाएंगे आपके, और नकारात्मक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी कि मुझे इससे आगे जाना है, मुझे इससे आगे जाना है। अर्थव्यवस्था में निजीकरण का केंद्रीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन यहाँ पे किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव की बात करें तो भारत की जीडीपी दर में वृद्धि की गई। 1991 में भारत की जीडीपी थी विश्व की 17वीं बड़ी जीडीपी थी, 3.20 बिलियन के साथ। बाद में 2025 की अपन बात करें तो चौथी बन चुकी है। पहली कौन सी है, यूएसए, फिर चीन, फिर जर्मनी, फिर भारत, ठीक है। और ये 4.18 ट्रिलियन के साथ चौथी अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई है। दूसरा, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्रवाह में वृद्धि, यानी भारत में भी क्या बढ़ा है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है, ठीक है। 1990 में विदेशी जो निवेश था वो था 97 मिलियन डॉलर, अब 2025 में 85 मिलियन डॉलर विदेशी निवेश है यहाँ पे। गरीबी बेरोजगारी में तो गिरावट होगी क्योंकि वैश्वीकरण बढ़ा है। तो 1990 में 50% लोग गरीब थे, और 2025 के अंदर मात्र 21% लोग है वो की क्या है, सॉरी यहाँ पर शायद
हाँ, 21% लोग यहाँ पर गरीब हैं। ये किसके द्वारा कहा गया है कि सुरेश तेंदुलकर की समिति के अनुसार 2025 में 21% लोग गरीब है। और बेरोजगारी की बात करूं तो वर्तमान में 5.6% ही क्या है भारत के अंदर बेरोजगारी है। भारत शीर्ष रेमिडेंस प्राप्त करता है। ठीक है, इन्होंने 2025 में 129 बिलियन डॉलर की अपनी अर्थव्यवस्था को खड़ा किया। ठीक है, भारत के घाटे में कमी, यानी घाटे की बोले तो राजकोषीय घाटा, यहाँ अगर सरकार की घाटे की बात करें, राजकोषीय घाटे की अपन बात करें, 1990 में राजकोषीय घाटा था 12.7% और 2025 में 2% वैश्विक व्यापार में भागीदारी भी बना दी है। यहाँ पे देखिएगा 2%, यानी घाटा को पूरा करके भी भागीदारी है वैश्विक आधार पर, वो भी दे दी है। ठीक है, और आर्थिक सुधारों में संगठन जो विश्व बैंक है, तो विश्व बैंक IMF, ये क्या करी, आर्थिक सुधारों में भी संगठन कर रही है। ये क्या करती है, कोई काम करते हैं तो उसको अपन, कोई भी देश कोई कंपनी बनाता है तो उसको ये लोन देने का काम भी IMF और विश्व बैंक करता है। ये हो गया आपका वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये थे भारत के अंदर आर्थिक सुधार। देखिए एक टॉपिक आपका पूरा हो चुका है। देखिए IMF और विश्व बैंक, अगर टाइम मिला तो इसके बारे में कोई छोटी छोटी जानकारी, स्थापना वगैरह, वो कल एक छोटा वीडियो और बन जाएगा, मैं सोच रहा हूँ इसके बारे में ही। तो ये एक वीडियो बन गया आपका भारत में आर्थिक सुधारों की 3 में के अंदर आपका यह समाहित हो जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन वगैरह बढ़ने के पूरे चांस रहेंगे। तो जितना उसके वीडियो को आप शेयर, लाइक जो भी करना है वो कर दीजिएगा। मिलते और भी शानदार अच्छी जानकारी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।